हाय एवरीवन। मैं अपना सेकंड वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ और टॉपिक है अपना टेंस। पिछली वीडियो में मैंने टॉपिक लिया था सेंटेंस। आई होप आपने लर्न कर लिया होगा, इसलिए अब लेता हूँ मैं टेंस। देखो, टेंस इंग्लिश ग्रामर में एक आधारशिला है, अर्थात इंग्लिश ग्रामर की एक माने तो आधारशिला के तौर पर इसको मान सकते हैं। बिकॉज विदाउट टेंस का नॉलेज किए बगैर अपन इंग्लिश ग्रामर को रीड और अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपन को टेंस का अंडरस्टैंड होना बहुत ही कंपलसरी है, इसलिए मैंने टॉपिक लिया है टेंस। देखिए, टेंस एक लैटिन शब्द है टेम्पस, और इस टेम्पस से बना है टेंस शब्द, जिसका अर्थ होता है काल या समय। अब काल या समय, जैसा कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि समय क्या है। समय क्या है? समय एक क्रियाओं का ही रूप है, और जो कि हमें किसी घटना के बारे में या फिर कोई कार्य होने की दशा के बारे में हमें इंडिकेट करता है। इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपन देखें तो देखिए, डेफिनेशन टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट indicates the time, or a state of an action and event। तो स्टूडेंट्स, टेंस क्या है? फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसा कि हम जानते हैं कि टेंस को वर्ब की फॉर्म के माध्यम से पहचाना जा सकता है। तो टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इंडिकेट्स, जो क्या करती है, अपन को इंडिकेट्स करती है एक तो टाइम, समय को, और एक स्टेट ऑफ एन एक्शन एंड इवेंट, या किसी घटना या कार्य की दशा के बारे में हमें समय के निर्धारित करते हुए हमें संकेत करती है कि ये कार्य कब हुआ, किस समय शुरू हुआ, कब इसका अंत हुआ। इसलिए इसको कहा जाता है टेंस। अब देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ टेंस। तो जैसा कि हम जानते हैं, टेंस आपका 3 प्रकार का होता है। वैसे लेक्सिकल आइटम्स में टेंस आपके 2 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। क्योंकि टेंस को केवल 2 फॉर्म के माध्यम से पहचाना जा सकता है, एक तो प्रेजेंट फॉर्म और दूसरी पास्ट फॉर्म। तो देखिए, फर्स्ट है आपका प्रेजेंट टेंस, और सेकंड है आपका पास्ट टेंस, और थर्ड है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स होता है आपका वर्तमान काल, और पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल, और फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्यत काल। तो प्रेजेंट टेंस है, इसको अपन शो करते हैं इज आर एम से, बिकॉज पूरे प्रेजेंट टेंस के अंदर या पूरे प्रेजेंट टेंस होल प्रेजेंट की बात करें तो ये शो होता है की लाइन से। हिंदी वाक्यों के अंत में है कंप्लीट सेंटेंस वाले आ जाएंगे, है, हा, ही, हु, हे, हई। इसलिए इसे शो करते हैं अपन इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम से। और जो पास्ट टेंस है, इसको शो करेंगे अपन वॉज या वर से, बिकॉज इसका जो मीन होगा वो होगा था, थी और थे। इसी तरह से जो आपका फ्यूचर टेंस है, इसको शो करेंगे अपन हेल्पिंग वर्ब सेल और विल, और ये शो करेगा गा, गे, गी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि टेंस आपके 3 प्रकार से इनका डिवाइडेशन किया गया है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस, कि जो प्रत्येक टेंस है वो कितने प्रकार के होते हैं, इनको अपन कितने भागों के अंदर पढ़ते हैं। तो मैं लेता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ टेंसेस। नंबर फर्स्ट बात करें तो ये होगा आपका सिंपल या इंडेफिनिट। सेकंड की अपन बात करें तो ये होगा आपका कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव।
और थर्ड होगा आपका परफेक्ट या इम्परफेक्ट, और फोर्थ होगा आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए जो प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस है, प्रत्येक टेंस की क्लासिफिकेशन वो चार प्रकार के होते हैं। अब थोड़ा सा मैं इनके बारे में जनरली बता देता हूं तुम्हें कि सिंपली इंडेफिनिट कौन सा होता है। देखो सिंपल या इंडेफिनिट वो होता है जो ओनली स्पीक करते समय ही कार्य के बारे में हमें पता चलता हो, ओनली बोलते समय। जैसे मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं, अब कब से शुरू किया कब एंड करूंगा इसका नहीं पता, इसलिए इसको शो करते हैं कि केवल बोलते समय ही केवल ये पता चले कि इसमें कार्य होना पाया जा रहा है, तो वो कहलाता है आपका सिंपल या इंडेफिनिट। सेकंड होता है आपका कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव। तो कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस है, इसमें हमेशा कंटिन्यूटी पाई जाएगी, अर्थात कंटिन्यू या फिर कंटिन्यूटी अर्थात निरंतरता बनी रहेगी इसमें, कि जो कार्य कब से शुरू हुआ नहीं पता, कब तक चलेगा नहीं पता, बट अभी रनिंग में चल रहा है। जैसे मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। इसी प्रकार से जो परफेक्ट है, परफेक्ट के अंदर जो भी कार्य है वो कंप्लीट सेंस में आ जाता है। कंप्लीट सेंस में मींस पूर्णता की ओर चला जाता है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, अर्थात मैं खाना खा चुका हूं। इसी तरह से परफेक्ट कंटिन्यूअस है। परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, कार्य के हमें एंड का नहीं पता चलेगा, बट उसकी कार्य की स्टार्टिंग का और उसकी कंटिन्यूटी का हमें पता चलेगा। जैसे मैं 15 मिनट से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो अभी ये कार्य रनिंग चल रहा है, लेकिन इससे पहले कार्य के शुरू होने का हमें बोध हो रहा है कि 15 मिनट से मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स अब अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो देखो अब लेते हैं अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस। फर्स्ट टेंस है, इसलिए इसको जरा गौर से समझिएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस आपकी समझ में आ गया तो ऑल टेंस आपके लिए बड़े इजी हो जाएंगे। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसके शुरू में देखते हैं कि अपन हिंदी वाक्यों में इसको कैसे पता चलेगा कि साहब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि हिंदी वाक्यों के अंत में या तो मिल जाएगा आपको ता है, या मिल जाएगा ती है, या मिल जाएगा आपको ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आपको मिल जाएंगे। तो अपन समझाएंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की, कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी पाई जाएगी। हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें होगी आपकी डू या डज। ध्यान रहे प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उनमें किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता, लेकिन अपन चूंकि टेंस पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने आपको पहले हेल्पिंग वर्ब बता रहा हूं कि हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। अब डू और डज है, डू आती है हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज आती है हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अर्थात इसकी दूसरी ट्रिक ये भी हो सकती है कि जिस हेल्पिंग वर्ब के अंत में एस होगा उसका यूज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ही किया जाएगा। अब बात करते हैं कि अपन साहब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे आपके ही, सी, इट, एनी नेम, दिस, दैट, बॉय, गर्ल आदि। प्लूरल सब्जेक्ट की अपन बात करेंगे तो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएंगे आपकी आई। तो आई तो जैसा कि हम जानते हैं एक एक्सेप्शनल है आई, आई, वी, यू, दे। अब जैसे दिस और दैट है तो इनका प्लूरल दिस का हो जाएगा दीज और दैट का हो जाएगा दोज। इसी तरह से बॉयज और गर्ल्स। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें
सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट, क्योंकि ऑल टेंसेस के अंदर अपन को ये पढ़ना पड़ेगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में इसका, तो इसको आप लर्न कीजिएगा अच्छे से। अब 2 नंबर बात करते हैं इसकी मेन वर्ब। तो जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसके जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, जबकि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके साथ एस या ईएस या आईएस का यूज करते हैं। तो इसको भी आप अच्छे से समझिएगा कि जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ तो ऑलरेडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, जबकि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ में एस या ईएस या आईएस। अब ये देखो कैसे लगाते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और जिस वर्ब के अंत में, मतलब जो वर्ब होगी और वर्ब के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स, जेड और ओ हो तो अपन यूज करेंगे ईएस। अदरवाइज सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और ऐसी सिचुएशन वर्ब के अंत में नहीं बन रही हो तो केवल अपन एस का यूज करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस या आईएस का प्रयोग करते हैं तो सब्जेक्ट अपन को देखना होगा कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होना चाहिए। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तभी अपन एस या ईएस या आईएस का यूज करेंगे, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अब देखो एस या ईएस का हो गया, जैसे गो वह जाता है, मैं एक हिंदी वाक्य लिख रहा हूं, वह जाता है। तो अब सिंग वह है तो वह की इंग्लिश क्या होगी अपने पास, ही, बिकॉज ये मस्कुलिन जेंडर है इसलिए ही, और जाता है तो वर्ब हो गई अपने पास गो, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट है और वर्ब के अंत में आ गया ओ, इसलिए इसमें क्या लग जाएगा ईएस। इसी तरह से अपन आईएस का यूज भी करेंगे कि जो वर्ब हो, कोई सी वर्ब हो और वर्ब के अंत में आपको मिल जाए वाई, और वाई से पहले कोई सा हो कॉन्सोनेंट। जैसे कि हम जानते हैं अल्फाबेट के अंदर 26 लेटर्स होते हैं जिनके अंदर 5 वोवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, और इसके अलावा बचे हुए हैं वो 21 लेटर्स, वो आपके कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो वाई हो और वाई से पहले यदि कोई सा कॉन्सोनेंट आ जाए तो वाई को हटाकर अपन लगा देंगे आईएस। जैसे ट्राई, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज होगी तो इसका हो जाएगा ट्राइज। बट वाई हो और वाई से पहले यदि कोई सा वोवेल्स आ रहा है, कोई सा वोवेल्स आ रहा है तो अपन केवल ऐसे लगाएंगे। जैसे वह फुटबॉल खेलता है तो ही प्लेज फुटबॉल। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ईएस या आईएस का यूज कैसे करते हैं आप लर्न कर लिए होंगे। अब देखते हैं इसकी एडवर्ब। कि एग्जाम में जो एग्जाम्पल्स आता है उस एग्जाम्पल के अंदर आपको वो ब्रैकेट में एडवर्ब दी होती है या सेंटेंस के अंदर एडवर्ब दी होती है, उनके आधार पर अपन को सेंटेंस फिलअप करना होता है, इसलिए कि इसकी एडवर्ब्स कौन कौन सी होती है। तो अपन एडवर्ब्स पर गौर डालते हैं। एडवर्ब्स होती है जैसे ऑफन, डेली, सेल्डम, हार्डली, नेवर, जनरली, स्कार्सली, रेयरली, barely, in the morning, in the evening, on Sunday, on Monday, each, every, अर्थात इनके अतिरिक्त भी
और एडवर्ब्स होंगी, अर्थात अब आपने देखा होगा कि अधिकांश जो एडवर्ब्स हैं इनके अंत में वाई लग रहा है या उससे पहले एल है। तो ध्यान रखें एल वाई वाली अधिकांश जो एडवर्ब्स होती हैं वो आपकी प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर ही होती है। तो एडवर्ब्स हमने जाने ली। एडवर्ब्स के बाद में अब देखते हैं कि अपन हिंदी जो सेंटेंस होता है उसको इंग्लिश के अंदर कैसे ट्रांसलेट करें। तो जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। वो क्लासिफिकेशन फर्स्ट के अंदर आता है आपका असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर अपलोड कर दिए थे। अब देखते हैं अपन ट्रांसलेटिव इंग्लिश के रूल्स में। तो इसमें सबसे फर्स्ट लेते हैं अपन अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका अपन रूल देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस को अपन इंग्लिश में ट्रांसलेट किस प्रकार से कर पाएंगे। तो इसका जो रूल्स है उसमें हो जाएगा, सबसे पहले अपन हिंदी वाक्य जो भी होगा उसका लेंगे अपन सब्जेक्ट। अब जैसा कि मैंने बताया था सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल होंगे, तो आप इसकी पहचान कर लेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लूरल सब्जेक्ट होने पर, सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर एस या ईएस या आईएस प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर्स, अर्थात अदर्स की जगह पर आपका एडवर्ब्स भी हो सकती है या फिर कोई सा कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। तो अब देखो मैंने इसका स्ट्रक्चर लिखा। सबसे पहले लिखा मैंने सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ईएस या आईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस फुल स्टॉप। अपन इंग्लिश का कोई सा भी सेंटेंस, हिंदी का जो सेंटेंस होता है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय अपने को 3 चीजों की विशेष आवश्यकता होती है। सबसे पहले होती है आपका सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, सेकेंड होती है आपकी वर्ब मीन्स क्रिया, और थर्ड होता है आपका ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। तो 3 चीजों की हमें आवश्यकता होती है। जैसे मैं इधर हिंदी का वाक्य लिखता हूं, रमन फुटबॉल खेलता है, रमन फुटबॉल खेलता है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे ये सब्जेक्ट कौन सा है। तो सब्जेक्ट अपने पास में रमन। उसके बाद में देखेंगे इसमें वर्ब, वर्ब कौन सा है। ध्यान रखें हिंदी वाक्यों के अंत में वर्ब एंड में आती है, इसलिए यह आपकी वर्ब, और ऑब्जेक्ट आता है हमेशा बीच में। तो हमने जान लिया कि सब्जेक्ट इसमें रमन है, ऑब्जेक्ट इसमें फुटबॉल है और खेलना इसमें वर्ब है। तो अब इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले अपन सब्जेक्ट नीचे सब्जेक्ट लिखेंगे। तो रमन, जैसा कि हमने जान लिया है कि रमन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस या आईएस का यूज करेंगे। तो वर्ब कौन सी इसमें प्ले, अब प्ले है और वाई है, और वाई से पहले आपका वोवल्स आ गया, इसलिए केवल लगाएंगे अपन एस, रमन प्लेज फुटबॉल। अंत में लिख देंगे ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। इस तरह से अपन अफर्मेटिव सेंटेंस को लर्न करेंगे इस स्ट्रक्चर के आधार पर। तो इस स्ट्रक्चर को आप लर्न कर लीजिए अच्छे से, और इसमें ये ध्यान रखिए कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हमेशा एस या ईएस या आईईएस का यूज करेंगे, जैसे कि मैंने पहले बता दिया है। अब देखते हैं नंबर 2 पर आपका नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में केवल ऐसे एस का प्रयोग करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा मैं, तो मैं की इंग्लिश हो जाएगी आई, और पढ़ाने की वर्ब होगी टीच, तो आई टीच इंग्लिश। तो ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जैसा कि हम जानते हैं हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो एक मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट का एग्जांपल दे दिया, दूसरा मैंने प्लूरल सब्जेक्ट का एग्जांपल दे दिया। अब देखते हैं नेगेटिव।
सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा, सबसे पहले यूज करेंगे अपन सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल। सब्जेक्ट के बाद में आपकी आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होगी आपकी डू या डज, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस वही आपका अदर्स और अंत में फुल स्टॉप। जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो अपन यूज करेंगे डज, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो यूज करेंगे अपन डू। और डू डज जिस भी सेंटेंस के अंदर आ जाए हमेशा उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो आप इसी सेंटेंस को अपन नेगेटिव में चेंज करते हैं, रमन फुटबॉल नहीं खेलता है। रमन फुटबॉल नहीं खेलता है। अब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जैसा कि अपने पास में है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो आ जाएगी डज। और जैसा कि नॉट का नंबर हमेशा तीसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, नॉट का नंबर जो है वो हमेशा तीसरा होता है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डू डज प्लस नॉट, प्लस नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और अदर्स। तो रमन डज और डज के बाद में नॉट। नेगेटिव स्ट्रक्चर मैंने पहले समझा दिए हैं। रमन डज नॉट प्ले फुटबॉल। बच्चे सुबह जल्दी नहीं उठते हैं। तो बच्चे द चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगा, डू नॉट, द चिल्ड्रन डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज का यूज होता है जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू का प्रयोग होता है और नॉट का नंबर हमेशा तीसरा होता है। नंबर थर्ड देखते हैं अपन इंटरोगेटिव सेंटेंस। ध्यान रहे इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसके अंत में आपको क्वेश्चन मार्क मिलता है। क्वेश्चन मार्क वाला हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, ये भी आपके दो टाइप के होते हैं। पहला होता है जिन हिंदी वाक्यों की शुरुआत क्या से हो तो उसको अपन हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट का जो सिंगल इंटरोगेटिव होता है इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब जैसे डू या डज, उसके बाद में आ जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट अदर्स और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। और सेकंड जो है कि जिन हिंदी वाक्यों के बीच में क्या कब क्यों कैसे आदि WH वर्ड का यूज होगा वो कहलाएगा आपका डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो जिनकी शुरुआत करेंगे अपन सबसे पहले WH वर्ड से और WH वर्ड के बाद में आपकी आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। अबव सेंटेंस की बात थी डू डज और सेम ऐसा कैसे चलता जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद में अपन यूज करेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया प्लूरल इसका आप ध्यान रखेंगे। डू डज का इधर यूज हो गया हेल्पिंग वर्ब का इसलिए इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स और अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसा कि इसी सेंटेंस को अपन बनाते हैं, क्या रमन फुटबॉल खेलता है। क्या रमन फुटबॉल खेलता है। क्या रमन फुटबॉल खेलता है। तो क्वेश्चन मार्क आ गया अंत में इसलिए पहचान गए कि यहाँ पर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, शुरू में आ गया क्या इसलिए फर्स्ट स्ट्रक्चर लगाएंगे। तो इसमें वही देखना पड़ेगा अपन को सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किया जाएगा डज, डज रमन, डज रमन प्ले फुटबॉल और अंत में क्या लग जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अब WH वर्ड की बात करते हैं, जैसे तुम कहां रहते हो। तुम कहां रहते
हो। तो देखो हिंदी सेंटेंस के बीच में आ गया कहां, इसलिए अपन सेकंड नंबर का जो स्ट्रक्चर है या रूल है इसको फॉलो करते हुए ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले कहां तो लिखेंगे अपन वेयर, वेयर लिखा, और वेयर के बाद में अबव सेंटेंस के बाद ही अपन लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें तुम आ गया, तुम होता है यू, जैसे कि प्लूरल सब्जेक्ट तो वेयर के साथ में फिर हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी डू, वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो। इस प्रकार से यह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। नंबर 4 जो है वो है आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, इसके अंदर आपके शुरू में हेल्पिंग वर्ब यूज होगी और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क भी होगा और नेगेटिव वर्ड भी यूज होगा। तो हेल्पिंग वर्ब और इंट्रोगेटिव मार्क या हेल्पिंग वर्ब और नॉट और इंट्रोगेटिव मार्क, इसको अपन समझ सकते हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसका स्ट्रक्चर एक तो मैं समझा देता हूं सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे अपन हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में लगा देंगे अपन नॉट। जैसा कि वी नो वेरी वेल नोट का नंबर हमेशा तीसरा होता है। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर्स और अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या राम एक पुस्तक नहीं पढ़ता है, क्या राम एक पुस्तक नहीं पढ़ता है। तो क्या राम एक पुस्तक नहीं पढ़ता है, तो शुरू में आ गया क्या, इसलिए अपन हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी राम के साथ डज, तो डज राम नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए डज राम नॉट read ए बुक। इस तरह से अपन ने जो क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस का पार्ट 2 होता है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का हमने लर्न कर लिया है। आप अच्छे से समझे। अब देखते हैं इसके अदर यूजेज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस की कौन कौन से ऐसे यूज हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है, जो कि बोर्ड एग्जाम के अंदर भी आती हैं और ऑल कंपटीशन के अंतर्गत भी आती हैं। अब देखते हैं अपन अदर यूजेज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस कि इनके अलावा और कौन कौन सी ऐसी स्थितियां बनती हैं जिनके साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। अर्थात कंपटीशन लेवल के अंदर इजी वे के अंदर नहीं आकर के और आपके अदर यूजेज में से कोई सा एग्जांपल आता है, बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा ही आता है। जैसे हिस्टोरिकल ट्रूथ, ऐतिहासिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, हैबिचुअल एक्शन, आतन संबंधी कार्य, प्रोवर्ब, कहावत, साइंटिफिक ट्रूथ, वैज्ञानिक सत्य, मैथमेटिकल लॉजिक, गणितीय तर्क, लाइव कमेंट्री और फिक्स्ड प्रोग्राम इन फ्यूचर कि ऐसे कोई प्रोग्राम जो फ्यूचर में अभी फिक्स हैं। और कंडीशन सेंटेंस नंबर 1 हियर और देयर से शुरू होने वाले वाक्यों के साथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। जैसे the sun in the east. Number 2, God the truth but waits. Barking dogs bite. Water at 100 degree Celsius.
तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं और इन एग्जाम्पल के साथ में अदर यूजेज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस बताए, तो आप इनको लर्न कीजिए और कल मैंने जो 4 सेंटेंस लिखे हैं इनकी वर्ब को आप कमेंट कीजिए या फिर लर्न कीजिए और आप अपने कमेंट में देखने के पश्चात कमेंट बॉक्स के अंदर इनका सॉल्यूशन बताइए कि कौन सी वर्ब इसमें आती है। थैंक यू।